साथियों नमस्कार। मैं सुधीर अग्रवाल, विकास अधिकारी शाखा क्रमांक 3 से हूँ। मुझे जीवन बीमा क्षेत्र में विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने का 33 वर्षों का अनुभव है। आज का विषय है जीवन बीमा को विक्रय करते समय प्रमुख आपत्तियाँ और उसके जवाब क्या आते हैं। यदि अभिकर्ता आपत्तियों और जवाब को अच्छी तरीके से सीख लेता है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है तो और उसकी फील्ड में अगर उसका अभ्यास करता है, घर में भी अगर अभ्यास करता है और उसको तैयारी अच्छे से कर लेता है तो वह बीमा के कार्य में बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त करता है। जीवन बीमा को सेल करते समय मुख्यतः 23 प्रकार की आपत्तियां होती हैं। जिन भी अभिकर्ताओं ने इन आपत्तियों का अच्छे से अभ्यास कर लिया वे कार्य करने में सफल होते हैं। तो मैं सभी अभिकर्ताओं से आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को मैं अभिकर्ताओं के एजुकेशन के लिए पर्पज़ से बना रहा हूं और इस 23 पार्ट को मैं 23 आपत्तियों को मैं 3 पार्ट में लूँगा। 7 आपत्तियां एक बार में कवर करूँगा। सबसे पहली आपत्ति आती है, निवेश के संबंध में आपत्तियां उठाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं व्यवसाय में ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा धन कमा सकता हूँ, पहली आपत्ति है। मैं शेयर बॉन्ड खरीद कर ज़्यादा कमा सकता हूँ। मैं ज़मीन जायदाद में निवेश करके ज़्यादा कमा सकता हूँ। मैं बैंक या कंपनियों में निवेश करने में विश्वास रखता हूँ। ज़रूरतमंद लोगों को मैं मार्केट में पैसे चला के ज़्यादा कमा सकता हूँ। उपरोक्त आपत्तियाँ मुख्य ग्राहक द्वारा बीमा को सही तरह नहीं समझा गया है। ये आपत्ति इसलिए उठाई गई है कि वो बीमे का महत्व नहीं समझता कि बीमा करता क्या है। तो हमें संभावित ग्राहक को ये बताना चाहिए कि क्या उपरोक्त तरह किया गया निवेश आपकी आपत्तियों में लाभ नहीं दे पाएगा, जिससे पारिवारिक योजना बनाई। अगर आपको आपत्ति आती है तो उस समय ये निवेश आपको लाभ नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये बीमे का काम क्या है, आपके परिवार का आर्थिक संरक्षण करना। जो पैसा आप उधार दे देंगे उसमें आपको 20 गुना 25 गुना जो आपकी प्रीमियम देंगे उसका 20 गुना संरक्षण नहीं होगा। जैसे मार्केट में अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये उधार दिया है तो 50,000 रुपये ही संरक्षित रहेगा, और वो भी ज़रूरी नहीं कि वो आपको वापस आए। इसमें तो आपने 50,000 रुपये अगर लगाया है तो आपकी 10 लाख का सुरक्षा होती है। तो जो आपके आपत्ति के समय जो आपका पैसा अगर इंश्योरेंस में लगा रहता है तो आपके परिवार के संरक्षण देगा। हमेशा ग्राहक को इस बात पर जोर देना चाहिए कि बीमा मृत्यु होने पर संरक्षण देता है, क्योंकि मृत्यु होने पर बचत के अन्य स्रोत बंद हो जाते हैं। उस अवस्था में जीवन बीमा की राशि ही परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक तो ये निवेश के संबंध में आपत्ति होगी। दूसरा आपत्ति आती है स्वास्थ्य के संबंध में। पार्टी कहती है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, जन्मपत्री के आधार पर पंडित जी ने कहा कि मेरी आयु बहुत ज़्यादा है, मैं दुर्घटना ना हो ऐसे नियमों का पालन करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। यह अभिकर्ताओं को टालने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। इस प्रकार की आपत्ति उठाने का मतलब होता है कि उससे निवेश में तो विश्वास है तथा ग्राहक बीमे की परिभाषा भी जानता है, परंतु स्वयं स्वस्थ होने के कारण सोचता है कि मुझे इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें उसे बताना होगा अच्छा स्वास्थ्य हो, हमें ये बताना होगा कि हम आज अच्छा स्वास्थ्य इसलिए बीमा मिल रहा है। जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और जो बीमार होते हैं उन्हें बीमा नहीं मिल पाता है। तो इसके अलावा ये भी बोलना चाहिए कि इसके अतिरिक्त अच्छा स्वास्थ्य होने के कारण कंपनी आपको बीमा योग्य मान रही है, और लेकिन जिनका अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता उसमें से LIC अतिरिक्त किस्त लेती है, और कई लोगों का अच्छे स्वास्थ्य न होने के कारण बीमा भी नहीं हो पाता। अच्छा, आपकी ये धारणा भी गलत है कि दुर्घटना नहीं हो सकती। आज वायुयान, ट्रेन, बस, कार आए दिन अपन पेपर में पढ़ते रहते हैं कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं कि फला व्यक्ति कार की दुर्घटना में, बस दुर्घटना में मारा गया और कई व्यक्ति की जान चली गई। अभी आपका हाल का उदाहरण है, भुवनेश्वर में जो रेल दुर्घटना हुई, 150-200 लोग मारे गए, उसमें से मात्र 20 व्यक्तियों का बीमा था, जिसे LIC ने रातों रात क्लेम सेटल करके दिया। तो दुर्घटना अपने हाथ में नहीं होती, वो किसी की गलती से, सामने वाले की गलती से भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, तो मृत्यु का संकट अपने हाथ में नहीं कि उसे टाला जा सके, जिससे कि कहा जाता है कि ग्राहक और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब आ जाए। अतः आज ही आप अपने प्रस्ताव पर विचार करें और इसे अवश्य लें, उसको कल के लिए आप ना टालें। दूसरी ये स्वास्थ्य संबंधी आपत्ति हुई। तीसरी बोलता है बीमा लागत संबंधी आपत्ति, कि किस्त की राशि बहुत ज़्यादा होती है, मेरी आय के अनुपात में इतनी राशि अधिक है, बीमा पर मैं इतनी राशि खर्च नहीं करना चाहता, किस्त को जोड़ें तो ब्याज को छोड़ें तो उसके रिटर्न कम मिलता है। हम ये मानते हैं कि ब्याज व किस्त का जोड़ कुछ अधिक आपको लगता है, परंतु ऐसा नहीं।
आप 1 या 2 साल की किस्त दे दें और किसी कारण से किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाए तो परिवार को कितना आर्थिक संरक्षण होगा। आप मान लीजिए एक 50,000 रुपये ईयरली या 5,000 रुपये महीने की किस्त देते हैं और कुछ भी आपकी परिवार को दुर्घटना हो जाती है, एक किस्त ही आप पेमेंट करते हैं तो आपके परिवार को 10 लाख रुपये का पेमेंट हो जाएगा। साथ में जो बोनस एक्वायर्ड किया जाता है साल 2 साल 3 साल में, जितने भी सालों में बोनस आपके द्वारा अर्जित किया जाता है पॉलिसी में, वो भी मिलता है। तो इसका अगर अपन रिटर्न की बात करें किसी अन्य निवेश से तो लगभग 200% 2000% तक का रिटर्न बैठता है। मान लीजिए आपने अगर एक 10 लाख की पॉलिसी ली और 5,000 रुपये की प्रीमियम भरी और ना कहो साल 6 महीने में आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 50,000 के अगेंस्ट आपको 10 लाख रुपए का पेमेंट होगा, तो लगभग आपका रिटर्न 2000% का बैठ जाता है। और यही पैसा आपके परिवार की ज़रूरतों को काम आता है। बच्चों की शिक्षा, परिवार के लिए आय का स्रोत, वृद्धावस्था में आय का साधन पूर्ति करता है। जब आप अपनी आय के अनुपात में किस्त ज़्यादा बचाती हैं तो सोचिए बचत करने के लिए कितना आवश्यक है। आखिर में परिवार के लिए जीवन बीमा के अलावा और आपका कोई विकल्प ही नहीं है। अब इसमें 23 प्रकार की आपत्तियों को अब अपन एक एक करके आपत्तियाँ लेते हैं। पहली आपत्ति है, मैं बीमा की किस्त देने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे पास उसकी गुंजाइश नहीं है। तो आप उनसे कहिए, श्रीमान जी जानता हूँ कि आज की महंगाई के ज़माने में बचत करना मुश्किल है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ चुका है, धन निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह अपने परिवार के लिए बचाना आवश्यक है, वो चाहे कितना भी कठिन हो। सर, जो 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, उनको भी पैसा बचाना कठिन होता है, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, जो परिवार से प्यार करते हैं उनके लिए वो पैसा बचाते हैं, जिससे उनकी परिवार की आर्थिक सुरक्षा होती है। और सर ये सोचिए, आज अपने को 1,000 रुपये की सेविंग करना कठिन हो रहा है, कल अपनी बिटिया की शादी या बच्चों के एजुकेशन के टाइम में 5 और 10 लाख रुपए के फंड्स की ज़रूरत होगी, तो फिर कैसे एकदम से बड़ा फंड आएगा। तो अगर अपन ये छोटी छोटी बचत करते रहेंगे तो एक अच्छा फंड जनरेट हो जाएगा और इसी बीच परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी हो जाएगी। मुझे आप कुछ दिन पश्चात मिले, ठीक है, आप मुझे कुछ समय पश्चात मिलने के लिए कह रहे हैं, इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन यह महत्वपूर्ण कार्य जो आप कुछ दिन पश्चात करना चाहते हैं, क्यों ना आज ही कर लें। आप व्यस्त हैं, मैं आपसे मिलने का, आप उससे कहें कि आप व्यस्त व्यक्ति हैं, मैं आपसे लगातार 2-3 बार मिल चुका हूं, मैं आपका समय और नहीं बर्बाद करना था, जो कार्य आप बाद में करना चाहते हो वो आज कर ले। एक्चुअली में इंश्योरेंस को आदमी टालता ही इसलिए है कि ये 15-20 साल का संपर्क है, तो आदमी 15-20 साल तक लगातार सेविंग करने से घबराता है। वो चाहता है कि आज अगर मेरे पास पैसा बचे सारे खर्चों को काटने के बाद तो मैं बचाऊँ, तो वो बंधन में नहीं बंधना चाहता, इसीलिए उस चीज़ को टालता है। और लेकिन जब अपन बार बार उनसे मुलाकात करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, कन्विंस करते हैं, 4-5 बार विजिट करते हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट बन जाता है और पॉलिसी हो जाती है। तीसरा उनकी आपत्ति होती है, मेरे पत्नी मेरे मरने पर नौकरी कर सकती है। यह आपका सौभाग्य है। उस पार्टी से कहें कि आपका सौभाग्य है कि आपकी पत्नी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, मगर जो स्तर आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो आपकी पत्नी नहीं दे सकती। इसके अतिरिक्त पत्नी या बच्चों द्वारा दिया जाने वाला समय उसके कार्य करने का कम हो जाएगा। यदि आपकी पत्नी बाहर जाके कार्य करेगी तो जो अभी समय पत्नी आपकी बच्चों को दे रही है, चूँकि इनकम नहीं है तो उसके कारण उसको कार्य करना पड़ रहा है, तो आप बच्चों को दिए जाने वाला समय कम हो जाएगा, इसलिए बच्चों के लिए समय कम हो जाएगा। और अगर आप पॉलिसी करा लेते हैं तो आपकी जो होने वाली इनकम को अगर लॉस की भरपाई हो जाती तो आपके परिवार का जो जीवन स्तर आज आप मेंटेन कर रहे हैं वो आने वाले 15-20 सालों तक वही जीवन स्तर आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं शेयरों में धन लगाकर अधिक पैसा कमा सकता है। श्रीमान जी आप सही कह रहे हैं, मगर उसमें लगाया गया पैसा कम भी हो जा सकता है। आपने ऐसी बहुत सारी पार्टी को देखे थे जिनका लाखों रुपए शेयर मार्केट में डूब गया, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और शेयर में लगाया गया पैसा उतना ही मिलता है या कम भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें कुछ हो जाती है जिसमें परिवार की आर्थिक सुरक्षा। सर ये इस तरह का प्रोडक्ट है जैसे कि अपन देखिए, निवेश के कई तरीके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गई। तो अपन सारे इन्वेस्टमेंट को एक जैसा न माने। जैसे अपन खाना खाते हैं तो दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, तो इसी तरह अपना इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। कुछ पैसा अपना सबसे पहले तो LIC में लगा होना चाहिए, फिर अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद अपने पास
म्यूचुअल फंड होना चाहिए, फिर फिक्स डिपॉजिट में पैसा होना चाहिए। इस तरह एक इंश्योरेंस में सेविंग का क्रम होना चाहिए। सेविंग इंस्ट्रूमेंट सभी हैं, लेकिन सबसे पहले जो अनिवार्य आवश्यकता होती है लाइफ की, पहले लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड होता है हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड में इंश्योरेंस के किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इस इंस्ट्रूमेंट्स में अपने को निवेश करना चाहिए। यही सही सिस्टम होता है निवेश करने का। मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे जीवन बीमा की आवश्यकता नहीं है, पांचवी आपत्ति, ये सही है। शिक्षा की आवश्यकता आपको तब नहीं थी जब आप छोटे थे और जब स्कूल में आपने प्रवेश किया था। जीवन बीमा भी शिक्षा की भांति, जीवन बीमा शिक्षा की भांति आपकी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो उस समय तो अपन जैसे पढ़ाई अपन उस समय नहीं कर सकते जब अपने को नौकरी की आवश्यकता हो। उसके लिए अपने को कई सालों से पढ़ाई करते रहना पड़ता है, तो नौकरी के समय वो पैसे पढ़ाई काम आती है। इसी तरह जब आप छोटी छोटी बचत करते रहेंगे, आज आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी को घटना, दुर्घटना या बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या परिवार को पैसे की जब ज़रूरत होती है बच्चों की शिक्षा, विवाह के टाइम, तो ये पैसा आपको काम आता है। इसलिए तब आपको आवश्यकता होती है, तब एकदम से पैसा अपने पास आने वाला नहीं है। मुझे भविष्य में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवित रहने पर शायद आपको रुपयों की आवश्यकता ना हो, लेकिन आपके ना रहने पर आपके परिवार को आपके कमाई जितना धन अगले 15-20 सालों में प्रति माह मिलता रहे, ऐसी आवश्यकता उसको करना अपने को अति आवश्यक है, क्योंकि परिवार अपना है, उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में है। मेरा साला संबंधी बीमा एजेंट है। ये भी एक लोग टालने के लिए कहते हैं। सर आप कहीं सही कह रहे हैं। मुझे भी कुछ सफल व्यक्तियों को विचार है कि अपने व्यक्तिगत मामले सदा ही गोपनीय रखने चाहिए। जो बीमा संबंधी सेवा मैं आपको दे सकता हूँ, वो आपका संबंधी शायद ना दे सके। मेरे लिए आप ग्राहक होने के कारण आप अधिक महत्वपूर्ण हैं, और आपका संबंधी के रूप में आप ग्राहक के रूप में नहीं जाने जाएंगे। बोले जी ने फ़ोन किया, चलो 2-4 दिन बाद देख लेंगे, तो उस एज ए वो कस्टमर आपको नहीं लेगा, उसको लाइटली लेगा, और आपको उस लेवल पे सर्विसिंग नहीं मिलेगी। इसमें सर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन स्टैंड बाय के रूप में मुझे एक मेरे से पॉलिसी ले लीजिए, तो आपके पास 2 अभिकर्ता हो जाएंगे। जिस तरह पार्टी की डेथ हो सकती है, उस तरह एजेंट की भी डेथ हो सकती है। या मान लीजिए आपका वो वाला एजेंट आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे सकता है, तो सर मैं आपकी पुरानी पॉलिसी की भी सर्विसिंग दूंगा और इस पॉलिसी की भी सर्विसिंग दूंगा। तो मुझे एक सर आप स्टैंड बाय के रूप में एक एजेंट बना लीजिए, मेरे साथ आप जोड़िए, मुझे छोटी पॉलिसी दे दीजिए, मेरी सर्विसिंग देखिए, आप मुझे सेवा का अवसर देंगे तो मैं आपकी सारी पॉलिसी की देखभाल करूंगा। तो आपके पास 2 अभिकर्ता हो जाएंगे, और कल को अगर कुछ हम दोनों में से किसी एक अभिकर्ता के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, भाई देखिए रिस्क तो किसी के साथ भी हो सकती है, पार्टी के साथ भी हो सकती है, एजेंट के साथ भी हो सकती है। तो मुझे सर आप एक स्टैंड बाय के रूप में अभिकर्ता रख लीजिए। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको एक पार्टी का जगह बनाने का मौका मिलता है, और आपको पॉलिसी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मैं अपनी पत्नी से बात करूँगा। सर आप बहुत सही कह रहे हैं, आप ये कार्य अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्यों ना पॉलिसी लेकर उन्हें आश्चर्य में डाल दें। एक अच्छे पति की ओर से अपनी पत्नी के लिए इससे अच्छा कोई उपहार हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना उन्हें आप एक सरप्राइज गिफ्ट दें। आजकल मेरा व्यवसाय मंदा है। जो बचत आप मंदे में करेंगे, आपका व्यवसाय अच्छा होने पर किस्त जमा करने में और भी आसानी होगी। और सर व्यापार तो व्यापारी होता है, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता है, और व्यापारी के जीवन का ये अभिन्न अंग है। मंदी और तेजी दोनों को ही सर एक मन से स्वीकार करना चाहिए। मेरी आय बहुत है, जीवन बीमा की मुझे आवश्यकता नहीं है। आय अधिक होने पर उसी अनुपात में व्यय भी बढ़ जाता है। इस व्यय पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य बचत होना अत्यंत ही आवश्यक है। जो जीवन बीमा उपलब्ध कराकर आप अपनी आय में अपनी इनकम टैक्स की राशि को भी कम कर सकते हैं। आप अधिक आपकी इनकम है तो आप पॉलिसी लेके उसमें से टैक्स भी बचा सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स की स्लैब को भी नीचा कर सकते हैं। इसलिए आप जीवन बीमा की योजना आपके लिए लेना तो अत्यंत ही आवश्यक है। और चूंकि आपकी आय ज़्यादा है तो आपके फैमिली के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, और उनकी आर्थिक सुरक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। कहा जाता है जो जीवन बीमा से करे इनकार, वो बीवी से कैसे करे इनकार। तो साथियों आज अब ये एक पार्ट पूरा हो गया। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेकंड पार्ट बताएंगे। धन्यवाद। यह वीडियो अभिकर्ताओं के एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। थैंक्स।